तो आज हम समझने जा रहे हैं अमलगमेशन, जो कि बेस्ड है AS14 पे। तो मैं क्लियरली बता दूं कि ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है जो सिर्फ मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई और समझना चाहे तो समझ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब ये होता है जब when two or more companies agree to combine their business and combine them into one new business। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक कंपनी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। दोनों बंद होने पर एक नया बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो जैसे ओल्ड कंपनी A लिमिटेड और प्लस में B लिमिटेड ओल्ड कंपनी, दोनों ही ओल्ड कंपनियां मिलके इक्वल में बनाती हैं दोनों एक न्यू कंपनी, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है इट मीन्स वन कंपनी टेक ओवर द अदर कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी और एक न्यू कंपनी बना देगी, तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर क्वेश्चन हम एब्जॉर्प्शन के ही देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि इट मीन्स व्हेन अ कंपनी इज रिकंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म न्यू कंपनी। मतलब ये होता है कि सिंपल हुलिया बदल दिया है, एक नॉर्मल कंपनी होता है उसका सिंपल हुलिया बदल दिया गया है, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि सिंपल एक ओल्ड कंपनी होता है और उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके उसी को न्यू कंपनी बना दिया, उसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब अमलगमेशन में हम पढ़ते हैं कि अमलगमेशन में कितने टॉपिक आते हैं। अमलगमेशन में 3 टॉपिक हमें बेसिकली पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, सेकंड वन इज बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज नेट पेमेंट मेथड, सेकंड वन इज नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो लड़का जाता है किसी शॉपिंग करने के लिए किसी शॉप पे, तो वहाँ से कुछ कपड़े खरीद के लाता है, तो घर आता है तो उसके पापा ये कहते हैं कि लाओ लाओ दिखाओ कितने के तुम कपड़े लेके आए हो। तो वो ये कहता है कि मैं नहीं बता रहा कि मैं कितने रुपए के कपड़े लेके आता हूँ। तो उसके पापा एक ट्रिक अपनाते हैं, तो उसके पापा कहते हैं कि चलो चलो तुम ये बताओ पैसे कितने दिए। तो वो कहता है मैंने 2000 के 3 नोट दिए, 500 के 10 नोट दिए और 100 रुपये के 5 नोट दिए। तो इसे कैलकुलेट करके जो वो पैसे मतलब इसे कैलकुलेट करके अब वो पता लगा लेंगे कितने रुपए के कपड़े लेके आए, तो उसी को बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ही ये होता है कि यानी कंसिडरेशन, यानी सेक्शन 2D में हमने पढ़ा था कि समथिंग इन किसी के बदले कुछ देना, तो हमने कितने पैसे दिए परचेज करने के बदले, उसी को बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। और उसी जगह हमारा दूसरा आता है नेट एसेट्स मेथड। इसका मतलब ये होता है कि सारी एसेट्स को कैलकुलेट करके माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी कर देते हैं, तो उससे जो निकल के आता है उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। इसमें ये होता है कि मैं बताऊंगा नहीं कि कितनी पेमेंट करके आओ, मैं सिंपल ये बता दूंगा कि MRP, मतलब उसके पापा सिंपली ये देख लेंगे कि MRP यानी जो प्रोडक्ट है उस पर MRP कितने है, तो उससे वो पता लगा लेंगे कि नेट एसेट्स से मतलब परचेज कितना करके आया है वो। अब सिंपली हम करते हैं, सबसे पहले देते हैं इस वाले मेथड को प्रायोरिटी। तो फर्स्ट वन इज नेट पेमेंट मेथड, यानी कितने पैसे दिए हमने। तो इस मेथड में, इन दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द पेमेंट मोड बाय न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर्स बाय ओल्ड कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि जो परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सारी पेमेंट्स को ऐड कर देते हैं, किसकी, न्यू कंपनी द्वारा ओल्ड कंपनी की, यानी शेयर होल्डर्स के जो ओल्ड कंपनी है उनके द्वारा न्यू कंपनी की जितनी भी पेमेंट होती है उनको कैलकुलेट कर देते हैं, उसको निकल के आता है परचेज नेट पेमेंट मेथड। अब हम चेक करते हैं, उसके पहले एक डायग्राम समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन बेसिकली कैसे निकलता है। तो एक ओल्ड कंपनी है और उसके बाद एक न्यू कंपनी है। ओल्ड कंपनी में क्या नाम है, कुछ है लोग हैं जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स। अब वो न्यू कंपनी हमसे कहते हैं, मतलब न्यू कंपनी कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लूँगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारे जो ये मालिक हैं इनको क्या क्या देता हूँ। तो सबसे पहले न्यू कंपनी देती है ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को 10,000 शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,000, डिबेंचर को 3,000 और क्रेडिटर को 2,000। तो अब वो ओल्ड कंपनी कहती, मतलब ओल्ड कंपनी को दे दिए उन्होंने, तो अब ये कहती है कि परचेज कंसिडरेशन बताओ। तो जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको हम सिर्फ न्यू कंपनी के जो पेमेंट करते हैं उन्हें सिर्फ परचेज कंसिडर, इसका मतलब ये है, अगर हम सिंपल टर्म में बताएं कि जो हमारे न्यू कंपनी है वो जो इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर
दोनों को जो पेमेंट करते हैं उसी को हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। सिंपल, डिवेंचर एक क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है हमें, जितने भी यानी कि शेयर होल्डर्स को देना है। शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आते हैं, इन्हीं को जब ऐड करते हैं तो इससे ही निकल के आता है हमारा परचेज कंसिडरेशन। समझ में आया? अब हम सेकेंड पे जाते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हमें पता लग जाता है कि हमारा स्वैप रेशो क्या निकल के आएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या निकल के आएगी, मतलब ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वी रिक्वायर स्वैप रेशो। कैलकुलेट को स्वैप रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर है स्वैप रेशो। इफ स्वैप रेशो इज नॉट गिवन देन वी विल कैलकुलेट अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर स्वैप रेशो गिवन नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे कुछ रूल्स। स्वैप रेशो निकालने के लिए वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर्स। अब इनके कंपनी के शेयर्स में, ये हम रेफर 4 में यानी कि रेफर एग्जाम्पल 4 में हम समझाएंगे कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। ये वाला मार्केट वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, पेड अप वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए सन्ड्री एसेट्स जितने भी उनकी टेक ओवर वैल्यू माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी उनकी टेक ओवर वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उससे हमारे निकल के आ जाएगा बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब डिवाइड कर देंगे उनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इंट्रेंसिक वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। देख लीजिए। अब हम पीछे पलटते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इशू प्राइस के लिए, तो जो हमने इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला है उसमें ही न्यू कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगा उसी को हम स्वैप रेशो की तरह कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, उसी को हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू हमने निकाल ली है तो न्यू कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी उसी को हम इशू प्राइस की तरह लगा देंगे। ये अब जब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब समझ में आएगा। अब ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल पे देखेंगे, हमें तब समझ में आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जब भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड टूक ओवर वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड हमारा क्या कर लेता है, वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, इसमें पता चल रहा है हमें सिंपली जो टेक ओवर करता है वो होती है हमारी न्यू कंपनी, जो टेक ओवर हो रही है वो होती है हमारी ओल्ड कंपनी। तो क्या कह रहा है वो, 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12% पर शेयर्स। 2 रुपीज़ पर शेयर इन कैश में दी एंड वाई लिमिटेड हैज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कह रहा है कि जो एक्स लिमिटेड है हमारी, यानी कि जो हमारी न्यू कंपनी है, वो वाई लिमिटेड से ये कहती है कि भाई मैं तेरे हर 5 शेयर के बदले तेरे को 3 शेयर्स दूंगा। तो टोटल शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंपल, तो सबसे पहले हम करते हैं पेमेंट टू, यानी किसे दिया, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट। पेमेंट टू में हम ये लिखते हैं कि हमने किसको दिया। फॉर एग्जांपल हमने दिया ओल्ड कंपनी को, तो हमने ओल्ड कंपनी के लिए लिखते हैं। और पेमेंट इन में करते हैं कि हमने क्या दिया। फॉर एग्जांपल हमने कैश दिया, तो कैश। तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे। तो ये वाला एग्जांपल है, तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल कह रहा है ये कि पेमेंट टू हम सबसे पहले फॉर्मेट उतारेंगे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट्स। सिंपल हमने उतार लिया। उसके बाद अब हमने किसको दिया, किसे दिया, हमने दिए। इसमें क्या दिया था हमने, सबसे पहले हमने दिया था इसे कैश। सबसे पहले हमने इसे क्या, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले कैश का ले लेते हैं, तो हमने इसे कैश दिया। किसको दिया, वाई लिमिटेड को कैश दिया। तो जैसे हम कैश देते तो हमने क्या किसे दिया, तो इसमें हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर किसके, वाई लिमिटेड के। हमने इक्विटी शेयर्स होल्डर दिए वाई लिमिटेड को, और क्या दिया, कैश दिया। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमने पेमेंट टू में क्या लिखा है, पेमेंट इन में क्या, वर्किंग और अमाउंट में क्या है। तो सबसे पहले पेमेंट टू का मतलब ये होता है कि हमने किसे दिया, तो हमने वाई लिमिटेड को दिया। क्या दिया, हमने दिया इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड क्या दिया, कैश दिया। तो कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे। 2 रुपये शेयर्स के बदले हमने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं, यानी इस वाली टर्म पे। तो इसमें क्या लिख रखा है हमारा, इसमें लिख रखा है कि 3 शेयर्स दिया हमें हर 5 शेयर्स के बदले, और 12 रुपये उसका न्यू कंपनी का प्राइस है, इशू प्राइस। तो सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर्स होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वाई लिमिटेड के, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इसमें क्या दिया,
हर 5 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स दिए, टोटल शेयर्स थे 1 लाख और 12 रुपये इशू प्राइस था। तो सबसे पहले जो हमें ये दिया रहता है इसको बोलते हैं हम स्वैप रेशो। ये जो वैल्यू होती है ये होती है नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, और ये हमारा इशू प्राइस होता है न्यू कंपनी का। लिख देती हूँ मैं, न्यू कंपनी का इशू प्राइस। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा परचेज कंसिडरेशन वापस आ जाता है, ठीक, मतलब आ जाता है परचेज कंसिडरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में ये कह रहा है कि ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड। इसमें साफ साफ पता चल रहा है जो टेक ओवर करता है ना उसी को हम बोलते हैं ए लिमिट, मतलब न्यू कंपनी, और जो हो रही है उसको बोलते हैं हम बी कंपनी। तो इसमें क्या कह रहा है, 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 4 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 15 ईच, यानी ये न्यू कंपनी का इशू प्राइस है। न्यू कंपनी इशू प्राइस, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है हमें, ठीक है। इक्विटी शेयर्स दे रहा है वो किसके बदले, हर 4 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले, और यहीं प्रेफरेंस शेयर दे रहा है वो किसके बदले, हर 5 इक्विटी शेयर्स के बदले, और 3 पर शेयर्स इन कैश भी दे रहा है। तो आइए समझते, 1 लाख है, फाइंड पीसी बताने, 1 लाख शेयर्स है उसके, तो वो हम पीसी बताते हैं। फॉर्मेट हमने उतार लिया, जैसे कि हमें पता है पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग, और ये हमारा अमाउंट। तो पेमेंट टू में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब हम देखते हैं कि ओ हमें किसे दिया, हमने किसे दिया, तो हमने किसे दिया, हमने दिया प्रेफरेंस शेयर्स को। किसके प्रेफरेंस शेयर्स, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को दिया हमने। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी के, किसे, सॉरी, क्या दिया, क्या दिया हमने, इक्विटी शेयर्स दिए। इक्विटी शेयर्स किसके, ए लिमिटेड के। तो इसमें दे रखा है हर 4 शेयर्स के बदले हर 3 शेयर्स दिए, इनटू में 50,000 शेयर्स थे ही ओल्ड कंपनी के, और इशू प्राइस था हमारा न्यू कंपनी का। यहाँ लिख देती हूँ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी के शेयर्स, और ये इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी। सिंपल, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि 4 प्रेफरेंस शेयर्स है फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि इक्विटी शेयर्स थे, मतलब सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है वो किसको, इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड को, यानी ओल्ड कंपनी को दे रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देखते हैं क्या दे रहा है वो, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी क्या दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है, नहीं सॉरी, किसको दे, इस पेमेंट टू में तो हम ये लिखते हैं ना कि किसको दे रहा है, तो इक्विटी शेयर्स को दे रहा है, बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स को दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है ए लिमिटेड को। तो इसका है हर 5 के बदले 4 दे रहा है, इनटू में 1 लाख शेयर्स थे न्यू कंपनी के, न्यू कंपनी के 1 लाख शेयर्स, और सॉरी ओल्ड कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, और इशू प्राइस था हमारा न्यू कंपनी का 17। तो सॉल्व करके ये आ गया। अब थर्ड में आते हैं कि 3 पर शेयर्स वो कैश भी दे रहा है, किसको दे रहा है, शेयर होल्डर, यानी प्रेफरेंस, इक्विटी को भी दे रहा है प्रेफरेंस को भी दे रहा है। तो यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस यानी हम दोनों को मिला के शेयर होल्डर ऑफ बी लिख देंगे, ये जैसे किया रहा है शेयर होल्डर ऑफ बी। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, दोनों का अमाउंट टोटल कर देंगे हम, 1 लाख प्लस 50,000, तो 1.5 लाख हो गया, इनटू में 3, तो ये आ गया, ये हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन। और वो समझ में आया होगा। अब स्वैप रेशो निकालने का एक तरीका, ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल सॉल्व देख लेते हैं। इन केस अगर हमें हेडिंग वाइज ना दे, हमें पॉइंट वाइज दे, जैसे इक्विटी शेयर ओल्ड कंपनी 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स है 70,000, इक्विटी और प्रेफरेंस दे रखा है, और न्यू कंपनी का दे रखा है, न्यू कंपनी टुक ओवर करती है ओल्ड कंपनी को, तो उसमें स्वैप रेशो दे रखा है, इक्विटी शेयर्स है 3:2। इसका मतलब ये होता है कि हर 2 शेयर्स के बदले हमें 3 शेयर्स दे रही है। कौन, हमारी जो न्यू कंपनी है वो 2 शेयर्स दे रही है, किसके बदले, हर ओल्ड कंपनी के 3 शेयर्स के बदले। तो ऐसे ही ये होता है। तो इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी, इक्विटी और ये सब दे रखा है, तो इसी को हमने सॉल्व किया। सिंपल, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग और क्या अमाउंट। पेमेंट टू में ये होता है कि हमें किसे दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं हम, तो हम दे रहे हैं ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को दे रहे हैं हम, 1 लाख शेयर्स थे, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं न्यू कंपनी के। अब क्या, हर 2 शेयर्स के बदले हर 3 शेयर्स दे रहे हैं, इनटू में 1 लाख, ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं किसे दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं ओल्ड कंपनी के। क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही दे रहे हैं न्यू कंपनी के। तो हर 7 शेयर के बदले हम देंगे 4 शेयर,
70,000 इंटू में 20 सॉल्व करके परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, इससे हमारा निकल जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं जिसमें हमें कोई उसमें नहीं गिवन है, हमें सिंपल बैलेंस शीट गिवन है और छोटी सी हेडिंग गिवन है, उसके थ्रू हमें बताना है कि हमें परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये थोड़ी सी बैलेंस शीट दे रखी है एंड ये थोड़ा सा ये दे रखा है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि हमें स्वैप रेशो हमें गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्वैप रेशो। तो सबसे पहले स्वैप रेशो निकालने के लिए हमें एक फार्मूला गिवन है जो कि है वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर्स। ठीक है, अब इसमें वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो अब हम निकालेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला दे रखा है, इसमें इस बैलेंस शीट से हम पता लगाएंगे कि हमें कैसे दे रखा है। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया हमने। ए है हमारी न्यू कंपनी, बी है हमारी ओल्ड कंपनी, इसकी हमें सारी टेक ओवर वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया सन्ड्री एसेट्स कितने की है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के थ्रू इंट्रेंसिक वैल्यू। तो उसके लिए मैंने आपको पीछे नोट्स में बताए थे, अब हम उन नोट्स को चेक करेंगे जो हमने पीछे लिखवाए थे। जैसे कि ये सबसे पहला इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर हमें स्वैप रेशो नहीं गिवन है तो इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर्स, तो इस मेथड के थ्रू अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है, और इंट्रेंसिक वैल्यू भी गिवन नहीं है तो हमें पेड अप वैल्यू निकालनी है। लेकिन इस एग्जांपल में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला ये है, सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर वैल्यू माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी टेक ओवर वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उससे हमारी इक्विटी शेयर होल्डर निकल के आ जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम डिवाइड करते तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। देख लीजिए आप, अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या था, वर्किंग किया हमने। तो इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स जो हमारे गिवन थे, ये सन्ड्री एसेट्स 6 लाख और 7 लाख, लेकिन हमें पता है कि हमें ओल्ड कंपनी के सन्ड्री एसेट्स इसमें गिवन है, ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, सन्ड्री एसेट्स आर टेकन ओवर फॉर 7,80,000, यानी कि हमें सन्ड्री एसेट्स हमें निकालने हैं टेक ओवर वैल्यू पे। तो हमें ये वाली वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने इसमें लिया है टेक ओवर वैल्यू। अब इसमें दे रखा प्राइमरीली एक्सपेंसेस, जो कि हमारे लिए ये सन्ड्री एसेट्स के प्राइमरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स जो कि हमारे लिए कूड़ा है। इंट्रेंसिक वैल्यू में हमें कूड़ा करकट नहीं लेना है, सिंपली हमें सन्ड्री एसेट्स लेके ये नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ नेवर लिख दिया। उसके बाद आती है हमारी लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी। उसमें क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स दे रखा और डिबेंचर दे रखा है। अब आप कहेंगे तेरा क्रेडिटर्स हमें 1,80 का दे रखा और 4,10 का दे रखा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,80 और 4,10 माइनस कर देंगे। और डिबेंचर दे रखा है 1,20 और 1,30। तो डिबेंचर मैंने न्यू कंपनी का 1,20 तो लिख दिया, लेकिन ओल्ड कंपनी का 1,30 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमें एक वो दे रखा है, डिबेंचर आर टेकन ओवर है 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम के साथ दे रखा है। तो उसमें हमें 10% प्रीमियम ऐड करके 1,43 आ जाएगा, इनको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद अगर हमें डिवाइड करते हैं शेयर्स से, यानी कि इसके 15,000 शेयर्स थे न्यू कंपनी के और ओल्ड कंपनी के 20,000 शेयर्स थे, तो इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 और 11.35। तो इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर यानी 11.35 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारी निकल के आ गया स्वैप रेशो। तो इससे हमें निकल के आ जाएगा स्वैप रेशो। अब हम देखते हैं कि हम परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने बनाया पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट सिंपल। तो हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं, किसको, ओल्ड कंपनी को। इक्विटी शेयर्स किसे दे रहे हैं हम, इक्विटी शेयर्स ओल्ड कंपनी को। और क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं ए कंपनी यानी न्यू कंपनी को। स्वैप रेशो हमारा निकल गया। ओल्ड कंपनी के शेयर्स कितने थे, 20,000। अब ये हमें गिवन नहीं था, क्या, इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी। तो जब हमें इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी गिवन नहीं है और इंट्रेंसिक वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आया है न्यू कंपनी का, ये वाला, इसी को हम इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी में ऐड कर देंगे और इसी को हम ले लेंगे। तो ये हमने पॉइंट थर्ड में समझाया था, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा।